नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज यानी गुरुवार 28 नवंबर का दिन भारत की सियासत में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि आज से सियासत के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार चुनाव लड़कर रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाली प्रियंका गांधी ने आज बतौर लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। अब नेहरू गांधी परिवार से प्रियंका गांधी की भी अब संसद पहुंच चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे लोकसभा की। उधर झारखंड में बीजेपी को मात देने वाले हेमंत सोरेन ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण इस मायने में, हालांकि तीसरी बार कह सकते हैं या उनका अगर काउंट किया जाए तो काफी पहले भी है, और ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। पिछले 24 सालों में 14वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड के। चलिए खैर, इस पे भी बात करेंगे आगे। तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आई, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव आए, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आए, तमिलनाडु से स्टालिन के प्रतिनिधि के तौर पर उदयनिधि स्टालिन आए, बिहार से तेजस्वी यादव आए, पंजाब से भगवंत मान आए, और जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हेमंत सोरेन को शपथ लेते देखने के लिए मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीर मंच की दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस मौके पर जब ओथ लिया और ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह, उसमें शपथ लेते हुए जरा सबसे पहले देख लीजिए हेमंत सोरेन को। देखिए, जरा सुनिए। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हेमंत सोरेन को अभी आप सुन रहे थे, शपथ ले रहे थे बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के। लोकसभा चुनावों के बाद दोस्तों, आपको याद होगा या आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में सभी दल काफी बिजी रहे, और इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता एक मंच पर इकट्ठे नहीं दिखे थे। आज मई और जून के बाद फिर से ये सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इन 4-5 महीनों में देश की सियासत में कई बदलाव आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ये मान रहे हैं कि वो काफी मजबूत हैं और 2-2 राज्यों की जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन आज की इन 2 घटनाओं से क्या अब मोदी का हौसला हिलने वाला है? क्या अब उनका डर बढ़ने वाला है? ये सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगा है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण के वक्त संसद में कांग्रेस सांसदों का जोश काफी हाई दिखा। केरल की पारंपरिक सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने प्रियंका गांधी ने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। जरा देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। बाद में पत्रकारों से प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वो उसकी रक्षा के लिए जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाएंगी, साथ ही राहुल गांधी को भी और मजबूती प्रदान करेंगी। आइए जरा सुन लेते हैं इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? मौजूद है प्रियंका जी, संसद हाथ में लेकर। इंदिरा जी की बात हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी, जरा उस तस्वीर को भी स्क्रीन पर ले आइए। अभी प्रियंका गांधी अपनी बात कर रही हैं। आज जो साड़ी प्रियंका गांधी पहनी है, केरल की साड़ी, और ऐसी ही तस्वीर इंदिरा गांधी की भी है। जरा अगर स्क्रीन पर ले आ सकते हैं, ये देखिए 2 तस्वीरें, और एक पहली तस्वीर में इंदिरा गांधी, जरा ऊपर, हाँ, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी की वो तस्वीर, वो पेंटिंग है जो संसद भवन के अंदर, और ये दूसरी तस्वीर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस कितना ज़्यादा दोनों दादी से और पोती दोनों एक दूसरे को कितना रिजेंबल कर रहे हैं। खैर, प्रियंका गांधी का ये ऐलान ही दोस्तों बीजेपी और खासकर मोदी के लिए सबसे बड़ा डर है कि संविधान की रक्षा की बात वो कर रही हैं, क्योंकि अब तक राहुल गांधी का सामना ही उनसे करते हुए, बीजेपी से करते हुए नहीं बन रहा था, और अब प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी। कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ पिछले कई दशकों से आरएसएस गलत नैरेटिव बनाने की मुहिम चलाता रहा है। मोदी के कार्यकाल में इस मुहिम को और धार मिली। राहुल गांधी की छवि खराब करने के तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया, लेकिन ये उसके लिए दुस्वप्न जैसा ही है कि अब राहुल और प्रियंका लोकसभा में और राज्यसभा में सोनिया गांधी मौजूद हैं, यानी पूरा परिवार इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और गर्व महसूस कर रही हैं। आइए जरा सुन लीजिए सोनिया गांधी की जुबानी। गांधी take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. Gandhi take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. आई एम हैप्पी एंड प्राउड, मैं खुश हूं और गौरवान्वित हूं, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। बीजेपी के सारे दांव यहां फेल होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और उधर अगर यहां संसद की बात करें तो, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अब सत्ता की लड़ाई के लिए बीजेपी को पूरे 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तब तक अडानी के मामले में क्या होगा, या इंडिया गठबंधन और कितना मजबूत होकर बीजेपी की साजिशों को नाकाम करेगा, इसका भी डर बीजेपी को है। रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो वहां भी जिस तरह सीएम का नाम तय करने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, उससे इस सरकार का भविष्य नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ है सियासत में, और इन सब पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि एक मंच पर फिर इंडिया गठबंधन आ चुका है। प्रियंका गांधी एक मजबूती प्रदान कर रही हैं संसद के अंदर। क्या बीजेपी के भविष्य
और उसके इर्द गिर्द जो बहुत कुछ है उस पर चर्चा तो ज़रूरी बनती है। आइए चर्चा ये भी करते हैं कि बीजेपी के भविष्य पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन क्योंकि जिसने सपना पाला था कि 50 साल सत्ता में रहना है, लेकिन तीसरी बार सरकार में ही हालत उसकी खराब होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 50 साल तो दूर 240 पर सिमट गई बीजेपी, क्या अब आगे उसके कदम होंगे, ये सब कुछ आज समझेंगे। कैसे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की सत्ता पक्ष की टेंशन को बढ़ा दिया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। संसद के अंदर जो हो रहा था आप अपनी आंखों से देख रहे थे, वहां मौजूद थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कैसा माहौल था। जैसा मैं कह रहा हूं कि जोश हाई था कांग्रेस के लोगों का, और खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। प्रियंका गांधी एक सांसद मात्र चुनी गई हैं, इसमें जोश हाई वाली बात क्या होनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि प्रियंका गांधी के पहुंचते ही कांग्रेस का मनोबल इतना हाई हो गया? देखिए राजीव जी, आज जो है बड़ा सकारात्मक माहौल था, पॉजिटिव। कांग्रेसियों में तो भारी उत्साह था ही, मगर ओवरऑल जो है वहां भी सब जगह इसको बड़े पॉजिटिव नजरिए से देखा जा रहा था। एक तो सामान्य तौर पे ये कहा जा रहा था, जिसमें कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के सांसद भी शामिल थे और ऑफिसर भी थे और बाकी लोग भी थे, कि बहुत गरिमापूर्ण ढंग से प्रियंका गांधी ने एंट्री ली, प्रियंका गांधी ने शपथ ली। और प्रियंका गांधी में जो ग्रेस दिख रही है उससे संसद में अच्छा लग रहा है। इस ग्रेस शब्द का प्रयोग, गरिमा शब्द का प्रयोग लोगों ने बहुत बार किया, अलग अलग लोगों ने जी। तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रेस में, उस गरिमा में एक जरूरत महसूस की जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, वो आज जो है काफी हद तक प्रियंका ने वहां दी है। लोग ये भी कह रहे थे कि उन्हें बनारस से लड़ जाना चाहिए था, अगर बनारस से लड़ लेती तो। बहुत सारे सवाल थे। अभी आपने देखा कि उस वक्त लोग पूछ रहे थे उनसे कि आपने इंदिरा गांधी को याद किया, तो हमने वहां बताया उन्हें कि इंदिरा गांधी को याद किया था प्रियंका ने, इसीलिए उन्होंने आखिरी में इंदिरा गांधी की तरह जय हिंद बोला। वो जय हिंद बोलना जो है, साड़ी भी तो पहन के आई है। साड़ी तो हमने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये तो खैर नई साड़ी थी, केरल से जीत के आई है, केरल की साड़ी थी ये, वहां की जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है वो थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद हमें बताया था कि वो जो उनकी साड़ियों की बात होती है तो इंदिरा गांधी की साड़ियों को अल्टर कर करके पहनती हैं। तो साड़ी तो वो पहन के एक ग्रेसफुल ढंग से आई थी। तो उन्होंने आज जिस तरह जय हिंद से इंदिरा गांधी को याद किया, तो वो भी लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिला गया। और जो खुशी का माहौल था कांग्रेसियों में, जोश का माहौल था, वो सिर्फ यहां पार्लियामेंट में ही नहीं था, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस में भी था। आज वहां लखनऊ में जो कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है, वह विशेष इसके लिए एक समारोह हुआ था। सारे कार्यकर्ता और नेता वहां जुटे थे और बड़ा एक अच्छा माहौल था उत्तर प्रदेश में। अमेठी और रायबरेली में भी था। देखिए दरअसल उसके पीछे जो आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों लग रहा है, एक सांसद ही है, बात बिल्कुल सही है कि एक सांसद के तौर पे आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 20 साल बाद आई जी। लोगों को बार बार 2004 याद आ रहा है कि 2004 में वो एंट्री कर सकती थी, लेकिन 2004 में उन्होंने एंट्री नहीं की और 20 साल बाद आई। तो ये जो ज्यादा एक उम्मीदें उनसे पाली जा रही हैं, एक उत्साह का माहौल है, वो क्यों है? दरअसल वो इसलिए है कि राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, कमिटेड है मूल्यों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। अब इतने दिनों बाद ये माना जाने लगा है हर तरफ से, बीजेपी में भी और विपक्ष के दूसरे दलों में भी, कि राहुल को अपने सिद्धांतों से कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन
राजनीति में सफलता कई बार करिश्माई चीजों पर, चमत्कारों पर, इन पर भी निर्भर करती है। तो कांग्रेसी जो है प्रियंका गांधी में वो करिश्मा देख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में उनको वो चीज दिख रही है जिससे उन्हें लगता है कि जो चीज थोड़ी देर से आने वाली है वो शायद प्रियंका के व्यक्तित्व से, प्रियंका के जो गुण है उनकी बहुत डिटेल में लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे उनकी भाषण कला, कि बोलती अच्छी है, वो मिलनसार है, वो हंसमुख है। और एक बार जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको अमेठी और रायबरेली का जिक्र, कि वो दिन में 15-15, 16-16 कॉर्नर मीटिंग लेती है। तो वायनाड में भी वो कॉर्नर मीटिंग से जीती है, बड़ी सभाएं नहीं की उन्होंने, 15-15, 16-16 कॉर्नर मीटिंग्स। तो वो लोगों से जिस तरह मिलती है, उनका जो संवाद होता है, उससे लोगों को बहुत उम्मीद है। तो लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी के आने से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी, जिसकी कांग्रेसी जो है बहुत जरूरत महसूस कर रहे हैं। एक और खास बात यह है कि जो खुद प्रियंका ने कहा कि इससे राहुल को शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी उसको। देखिए, अब जो है कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल 2:30 बजे AICC के मुख्यालय में यहां पे वो शुरू होगी। और उसमें जो अहम मुद्दा है वो है वापस बैलेट पेपर से मतदान हमको चाहिए। कांग्रेस इसी तरह का नारा बना रही है कि हमको अब मतदान जो है बैलेट पेपर से चाहिए। तो उसको लेके चर्चा होगी, किसी डिसीजन की तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जाएगी, कोई बड़ी घोषणा भी संभव हो सकती है। तो अगर वो राहुल की जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसकी तरह हुई, राहुल सड़कों पर ज्यादा टाइम देंगे, तो जो बाकी काम है उनको करने के लिए राहुल को प्रियंका से बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, एक तो खड़गे जी से बहुत मदद मिल रही है, खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो जितने भी फॉर्मल काम है वो करते हैं, वो देखते हैं। और बाकी जो है, अब प्रियंका के आने से राहुल को और ज्यादा मदद मिलेगी। कल की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसमें EVM पर भी बात होगी, महाराष्ट्र चुनाव पर भी बात होगी, संगठन के ऊपर भी बात होगी। तो ये सारी चीजें जो है एक कांग्रेस को जो नेक्स्ट स्टेज में ले जाने की बात है, नई दिशा में ले जाने की बात है, उस पर बात होगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि CWC की बैठक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, और उस बैठक में यह तय होगा कि आगे की रणनीतियों में, और सबसे बड़ी चीज की EVM को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर वहां आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसमें यही है कि बहुत यहां गंभीरता के साथ कांग्रेस इस मसले को देख रही है। अगली दफा फिर से आएंगे शकील जी के पास, तो उन मसलों को भी समझेंगे इनसे। लेकिन जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। एक तरफ एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है यहां संसद में, लोकसभा में, प्रियंका गांधी के रूप में, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी लगातार यहां पर ये रिकॉर्ड है, पहली बार झारखंड के इस 24 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कोई सरकार रिपीट हुई है, दोबारा यहां आई है, जो लगातार 5 साल बाद, और वो है हेमंत सोरेन की सरकार। वहाँ इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पर दिखाई देता है, और वो भी मई जून के बाद पहली बार। उसको किस हिसाब से देखा जाए, और क्या वहाँ से बीजेपी के लिए कोई टेंशन बढ़ते हुए आप देखते हैं? ये सेकंड, लेकिन फर्स्ट प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी की संसद में मौजूदगी निश्चित तौर पर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को एक ताकत देगी। जैसा शकील जी ने कहा कि उनके अंदर भाषण देने की कला है अच्छी, उनका संवाद जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है, और काफ़ी उन्होंने हिंदी साहित्य को भी पढ़ा है, और उसकी झलक जो है उनके भाषणों में मिलती है। उनकी हिंदी और बहुत स्पष्ट तौर पे बोलती हैं वो, और मुद्दों में क्लैरिटी है, और बहुत ज़्यादा हमला बीजेपी उन पे कर पाएगी ये मुझे लगता नहीं है। अब सवाल ये कि संसद चलेगी कब, और कब प्रियंका गांधी बोलेंगी। तो जब तक संसद में ये लॉकजाम चलता रहेगा अडानी के मसले पर, तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी एक छाप छोड़ेंगी संसद में, और जो बहुत आगे की पंक्ति में
जो महिलाएं हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रा हों, चाहे दूसरे और सांसद हों, जो महिला है वहाँ पे, वो बड़े मुद्दों को उठाएंगी। और प्रियंका गांधी अब महिला एमपीज का जो पूरी एक ब्रिगेड है पार्लियामेंट में, उसकी एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पे उभरेंगी। याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत कामयाब नहीं रहा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किसी भी वजह से, संगठन की वजह से, जिस भी वजह से, लेकिन संसद में अब ये दिखाई देगा कि महिला की ताकत और खासकर प्रियंका गांधी की ताकत वहाँ पे दिखाई देगी। और बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी कोई वन ऑफ एमपी नहीं है कि जो जीत के पहुंच गई। प्रियंका गांधी का एक लंबा राजनीतिक सफर है और एक पहचान है पूरे देश भर में। इसलिए प्रियंका गांधी वहाँ संसद से जो भी बोलेंगी वो केरल में तो उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाएगा ही, देश भर में संदेश जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जाएगा। तो उत्तर भारत में बहुत इम्पैक्ट प्रियंका गांधी डालने वाली हैं, जो कांग्रेस का आप इस वक्त समझिए कि एक दुखती नस है, कमज़ोर कड़ी है। उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उत्तर भारत का, भले ही वो केरल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन उनके भाषणों का इम्पैक्ट उत्तर भारत में ज़्यादा होगा। दूसरी झारखंड की बात जहाँ तक है, देखिए झारखंड में आज इतिहास बना। झारखंड जिस पर्पस के लिए झारखंड का गठन हुआ था, जो शिबू सोरेन और उनके तमाम साथियों ने लड़ाई लड़ी, न मालूम कितने लोग उसमें मारे गए, जेलों में गए, शिबू सोरेन खुद जेलों में रहे। उस लड़ाई को कहीं आज बल मिला है, क्योंकि लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और अगर वो ईडी की जेल का आप 5 महीना निकाल दें तो लगभग 5 साल उनका शासन रहा, एक ब्रेक के बावजूद। और ये भी झारखंड के इतिहास में अभूतपूर्व है, क्योंकि झारखंड जब से बना एक ट्राइबल स्टेट बना, और वो ट्राइबल स्टेट में आप देखिए कि शिबू सोरेन भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो 14 दिन के लिए बने। उसके बाद कुछ महीने कार्यकाल, कुछ महीने का लगातार उनके ऊपर जो है छेड़छाड़ होती रही, केंद्र से अस्थिरता बनाने की कोशिश की गई। और एक भी मुख्यमंत्री, ट्राइबल मुख्यमंत्री, वहां 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। एक ट्राइबल स्टेट, और उस ट्राइबल स्टेट में अगर एक ट्राइबल समाज से आने वाला मुख्यमंत्री नेता हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनता है, तो झारखंड जिस पर्पस के लिए बना था कि एक आदिवासी बाहुल राज्य है, वहाँ पे आदिवासी मिजाज की सरकार होनी चाहिए, उनके मुद्दों की सरकार होनी चाहिए। अब आप जरा देखिए कि बीजेपी का कैंपेन क्या था वहाँ पे। बीजेपी का कैंपेन घुसपैठ, बेटी छीन ले जाएंगे, इन सब से लड़कर, ईडी सीबीआई से लड़कर, चुनाव आयोग की तमाम सारी कारगुजारियों से लड़कर, कॉर्पोरेट मीडिया से लड़कर हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। और इसमें आज वो शपथ जरूर ले रहे, लेकिन उसमें एक बड़ा योगदान कल्पना सोरेन का है। कल्पना सोरेन भारत की राजनीति में इंडिया गठबंधन को और भारत की राजनीति को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिली है, एक उपहार है एक राजनेता के तौर पे। एक ट्राइबल महिला जो बहुत पढ़ी लिखी, बीटेक एमबीए, और वो बहुत बढ़िया बोलती हैं, 4 भाषाओं में बोलती हैं। एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पे एक नेता को हम उभरते हुए देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ऐतिहासिक है। तो झारखंड में निश्चित तौर पर, और इंडिया गठबंधन के नेता वहाँ गए, बड़े नेता सब गए वहाँ पे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी मैंने पढ़ा कि गई थी, तो वो सारे नेता वहाँ पे गए। ये एक अच्छा संकेत है, और इसलिए संकेत अच्छा है कि देखिए चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो दूसरे समाज हो, सबके पास एक राष्ट्रीय नेता रहा है, बड़े नेता रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, काशीराम हो, मायावती हो। ट्राइबल समाज के पास एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं उभर पाया। मुझे लगता है कि अब वो कमी जो है, हेमंत सोरेन दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ताकत दिखा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तमाम संघर्ष
झेल कर मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं, तो वो उस ताकत उस कमी को पूरा कर पाएंगे। 45 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं, एसटी रिजर्व, और लगभग 80 सीटों पर लोकसभा की ट्राइबल वोट का प्रभाव है। ये सब कुछ जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी छाप झारखंड से आने वाली है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक बड़ी छाप, और वो भी झारखंड। जब हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर, और वहाँ से खासकर क्योंकि जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उस पर बहुत असर पड़ सकता है इस सरकार के रिपीट होने का। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र शायद तमाम विपक्षी दलों को बार बार करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी जीत नहीं है। ये जीत महाराष्ट्र की जीत, या कहें तो महाराष्ट्र की हार जो है, जो महाविकास आघाड़ी को वहाँ मिली है, उससे बड़ी जीत इसे मान सकता है विपक्ष, अगर इसको उस हिसाब से जिस ढंग से आप बता रहे हैं प्रशांत जी, ये समझे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी, उनका भी स्वागत करते हैं, और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ। ट्राइबल स्टेट में देखिए, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, ये तमाम राज्य हैं जहां बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसका एक रिफ्लेक्शन, और हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये स्टेट भी ऐसा स्टेट है जहां अदानी की नज़र पड़ी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा ऑलरेडी बीजेपी के हवाले है, तो वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के बहुत कारोबार पर अदानी की नज़रें हैं और बहुत कुछ अदानी के हवाले है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन झारखंड को शेर के मुंह से निकाल के लाना, निवाले को छीनना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड की बात करें, लेकिन उससे पहले आपके नजर से यहां अगर संसद के अंदर देखा जाए, प्रियंका गांधी जो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी मेरे आने से, क्या मतलब हुआ इसका? जिस तरीके से प्रियंका गांधी की चुनाव में जीत हुई है, ये बताती है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। केरल से गांधी आई हैं, वायनाड से आई हैं, और उन्होंने हिंदी में शपथ ली और केरल की साड़ी उन्होंने पहनी, और बगैर कोई प्रचार के, बगैर कोई तामझाम के उन्होंने सीधी सीधी अपनी बात कही कि हम क्या चाहते हैं। शपथ लेने के एक दिन पहले कल उन्होंने बांग्लादेश में इस्कान मंदिर के पुजारी पर हुए हमले और गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया, तो यह भी बता दिया कि हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते, और अगर पीड़ित पक्ष कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, हम उस व्यक्ति के साथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में आने के पहले आप देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा प्रचार, दुष्प्रचार चल रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर हमारी सरकार आई, हमारी मतलब बीजेपी की सरकार आई, तो रॉबर्ट वाड्रा जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये होगा वो होगा। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन कोई मामला वो साबित नहीं कर पाए। मामले केवल झूठे ही कहने थे, प्रचार के लिए उन्होंने काम किया। एक दुखद बात आज मुझे लगी कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने, हालांकि उनका जिक्र करना नहीं चाहिए, इस तरह के लोगों का जिक्र नहीं करना चाहिए, पर उनकी क्षुद्र प्रवृत्ति की तरफ यह बताता है कि किस तरह उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसी सीट से चुनकर आई हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। कायदे से वो ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम मतदाताओं की प्रतिनिधि हैं। तो ये तो शर्मनाक बात है अमित मालवीय जैसे व्यक्ति के लिए कि जब कोई व्यक्ति चुन कर आता है तो वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता, चाहे असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। तो इस तरह की क्षुद्र बातें की जा रही हैं, क्योंकि लगता है कि पूरी तरीके से अपने भाई की तरह एक हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ लेने के लिए आई थी, और जिस जोरदार तरीके से उन्होंने बात की, ये कांग्रेस के लिए एक आशा की किरण तो है ही, बल्कि महिलाओं के लिए भी, कि महिलाओं के मुद्दों से ही बड़ी संजीदगी से उठाती रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अखबारों में खबरें छप रही है कि वो नेहरू गांधी परिवार की 16वीं सदस्य है, कोई कह रहा है कि 10वीं सदस्य है, कोई कह रहा है कि मोतीलाल जी के भाई को भी शामिल किया जाए, जिनके बेटे अरुण नेहरू है तो 16वीं सदस्य। तो मतलब इस तरह की बातें, लेकिन सारा लाइमलाइट आप पाएंगे कि बीजेपी के नेताओं से हटके प्रियंका गांधी वाड्रा पर है। जी।
महाराष्ट्र की लगे हाथ बात यह करी, आपने हेमंत सोरेन की शपथ पर चर्चा की। झारखंड में तय हो गया था जिस नतीजे आए तो मुख्यमंत्री बनेगा, महाराष्ट्र में लेकिन यह बात तय नहीं हो पाई। और जो बातें सुनने में आई है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को हिंदी में समझाया कि भाई अब आप नहीं बनेंगे और बिहार मॉडल महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। यानी बिहार मॉडल इतना हावी हो चुका है बीजेपी पे कि उसे डर लगता है, चाहे उसके सदस्य ज्यादा भी हों, कि वो अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दे। और इतने दिन के बाद भी आज तक ये तय नहीं हो पाया, अभी तक तो तय नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में शपथ कब होगी और कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। तो ये सारी बातें बता रही है कि किस तरह से बीजेपी के तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन किस तरह झारखंड में एक मत होकर नजर आया। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में जिस तरीके से तमाम विरोधी दलों की, इंडिया गठबंधन के सदस्य नेताओं की उपस्थिति रही, वो एक बार फिर उस एकजुटता को बता रहा है कि इंडिया गठबंधन एक है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, वो जल्दी निर्णय लेते हैं। और आज संसद में जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पर गतिरोध कायम किया गया और बात नहीं हुई, ये बताती है कि देश की दिशा एक ऐसी जगह जा रही है जहां लोकतांत्रिक परंपराओं से ज्यादा A1 और A2 की चिंता इस सरकार को। राजीव जी फिलहाल इतना। जी बिल्कुल बिल्कुल, A1 A2 की चिंता सरकार को है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि आप दोबारा जुड़ जाइए, क्योंकि आपका वीडियो काफी डाउन दिखाई दे रहा है। दोबारा जुड़ जाइए तो बेहतर तस्वीर भी आपकी आएगी, आवाज भी आएगी, इसलिए। और अमलेंदु जी, तब तक आपके पास आना चाहता हूं। आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी की एंट्री जो है, और यहां से क्यों परेशान होना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को? राजीव जी, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को परेशान होना चाहिए, और परेशानी उनकी शुरू भी हो गई। और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जब शपथ ली और जिस साड़ी में पहुंची और जो उनका बालों का स्टाइल था, उस सबसे भी भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आई, और लगा कि शायद इंदिरा गांधी 2 जो है। जी ठीक है। मैं प्रोफेसर रविकांत जी का कह रहा था कि अब वीडियो उनका क्लियर आ रहा है, इसलिए। जी लगा कि इंदिरा गांधी 2 जो है वो शुरू हो गया है, और यही भारतीय जनता पार्टी का परेशानी का सबब है। राजीव जी, असल में जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर कुछ तुलना की जाती है, तो असल में वो तुलना जरूरी भी है, और वो तुलना इसलिए भी जरूरी है कि उससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां और बढ़ती है। एक तो ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी का खुद का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एफर्ट्स बहुत लगाए, पैसा बहुत खर्च किया, और राहुल गांधी पर हमले भी बहुत ज्यादा हुए। लेकिन प्रियंका गांधी पर उस तरीके से हमले नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी उन हमलों का बहुत कड़ाई के साथ उत्तर देती हैं, और जिस भाषा को मोदी जी समझते हैं या भारतीय जनता पार्टी समझती है, उस भाषा को थोड़ा ठीक करते हुए जवाब देती हैं। आपको याद होगा कि 2014 का जब वो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा था, तो प्रियंका गांधी ने कहा था ये तो नीच राजनीति है। हालांकि फिर उसे मोदी जी ने जोड़ा कि मेरी जाति को जो है नीच कहा गया। तो अब चूंकि मोदी जी तो एकालाप करने में माहिर है, लेकिन मोदी जी को जवाब तुरंत मिला। तो अब जो संसद में सबसे बड़ी परेशानी होगी राजीव जी, वो मोदी जी की पड़ जाएगी, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर टिप्पणियां करते रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर जो ऐसे जो करते रहे हैं, अब ये ऐसे नहीं हो पाएगा। दिक्कत ये है, क्योंकि अब अगर ऐसे करेंगे तो दूसरी तरफ से जोरदार तरीके से जवाब मिलेगा, और मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा। जनता के तमाम मुद्दे उठेंगे, संभल से लेकर बांग्लादेश तक के सारे मुद्दे उठेंगे, अडानी से लेकर ईवीएम मशीनों तक के सारे मुद्दे उठेंगे, और इन सारे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिशें की जाएंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से संसद के प्रति जवाबदेह बने, जबकि सरकार की जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री की खुद की जिम्मेदारी जवाबदेही जो है वो संसद के प्रति है। तो इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजमी है, और वो परेशान हो भी रही है। जी, प्रियंका गांधी की एंट्री, और बहुत सांसद उपचुनाव जीत के आते हैं। नांदेड़ के भी सांसद उपचुनाव जीत के आए, 2 सांसद उपचुनाव जीत के आए हैं, एक प्रियंका गांधी और एक नांदेड़ के सांसद
का नाम भी शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर आज की तारीख में हम बात करें तो। लेकिन प्रियंका गांधी की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रियंका गांधी एक ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ अगर मार दें तो जो वहाँ हलचल होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे आज उत्पन्न हो चुकी हैं, और वो भी खासकर संसद के अंदर। और संसद के बाहर जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरे आने से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मजबूती मिलेगी, यानी खुलकर ये बात कह रही हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को प्रोफेसर रविकांत जी, और यहाँ से क्या आने वाले समय में, क्योंकि आज 28 नवंबर गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण कैसे माना जाए? राजीव जी, जो प्रियंका गांधी ने आज कहा और जिस रूप में उन्होंने शपथ ली, उसकी तरफ इशारा किया अमलेंदु जी ने, कि उन्होंने वही केरल वाली साड़ी पहन रखी थी जो बहुत मशहूर है इंदिरा गांधी की। संविधान हाथ में उन्होंने लिया हुआ था, और जब शपथ हुई तो उसी तरह का सन्नाटा, वही खामोशी और वही दिक्कत, वही तकलीफ बीजेपी के खेमे में दिखाई पड़ रही थी। समस्या ही ये है कि उनको लग रहा है कि अब एक बहुत मजा हुआ नेता उनके बीच में है। प्रियंका गांधी कोई पहली बार राजनीति में एंट्री नहीं कर रही। उनकी खासियत ये है कि एक जन कार्यकर्ता की छवि उनकी पिछले 20 साल से है। अगर आप उनको नेता ना माने, नेता से चुने हुए पार्लियामेंटेरियन को ही माने, तो प्रियंका गांधी वो है जिन्होंने राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस कराया अमेठी में जाकर के, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, और एक तरह से राहुल गांधी को वो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए पीछे से लगातार काम करती रही, खुल के। मां सोनिया गांधी के लिए भी उन्होंने काम किया, तो बहुत अनुभव है उनको, 20 साल की राजनीति का अनुभव। तो वो अपरिपक्व नहीं है। वो जो इंदिरा गांधी के बारे में एक जमाने में लोगों ने कहा कि गूंगी गुड़िया, प्रियंका गांधी गूंगी गुड़िया नहीं। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह का कोई किरदार होता तो तकलीफ नहीं होती। प्रियंका गांधी जवाब भी देना जानती है और उसी भाषा में देना जानती है। राहुल गांधी एक अलग तरह की पर्सनालिटी है। राहुल गांधी बहुत नेक दिल और उस तरह से नहीं है। तो वो एक कि आप एक दोनों तरह के लोग राजनीति में, कि आप तत्काल जवाब भी लीजिए और जैसे को तैसा। तो वो एक परेशानी है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर। प्रियंका गांधी महिला होने के नाते बीजेपी ने जिस तरह से महिला कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनाई, और इसमें कोई दुराई नहीं कि नरेंद्र मोदी अपने पहले दूसरे चुनाव में कामयाब हुए थे इसके लिए। प्रियंका गांधी महिलाओं को आकर्षित करने में बेहद कामयाब रही है। आप उनके मिलनसार व्यक्तित्व को देखिए। नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग है वो उस पूरे मीडिया के जरिए, मार्केट के जरिए, कारपोरेट के जरिए हुई। लेकिन वो गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के लोगों की शख्सियत है, वो लोगों के बीच में जाकर उनकी जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता सतही नहीं है। लोकप्रियता एक गुब्बारे की तरह नहीं है कि उसमें एक सुई चुभेगी तो वो अब खत्म हो जाएगी, वो नहीं है। तो जिस तरह से वो कनेक्ट करती हैं महिलाओं के साथ, जिस तरह से उनसे बात करती हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। मतलब वोट के लिहाज से भी एक प्रॉब्लम है, नैरेटिव के लिहाज से भी एक प्रॉब्लम है, और पर्सनालिटी के लिहाज से भी एक प्रॉब्लम है कि अब वो जवाब भी मिलेगा। वो गूंगी गुड़िया वाला अगर आप सोचते हैं तो वो सब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में महिला नेत्रियां इधर काफी तेजी से आई हैं और बहुत वोकल भी आई, लेकिन उनको एक ऐसा लीडर जिसकी जरूरत थी कि जो सिर्फ वोकल ही ना हो, जो मास लीडर भी हो। तो प्रियंका गांधी मास लीडर भी है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ जब चलते हैं तो हम लोगों ने देखा कि कैसे लोगों की चाहत उनके प्रति है, कैसे वो अपील करते हैं दोनों लोग। तो ये जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए प्रियंका गांधी को की एक तस्वीर दिखाऊं प्रोफेसर रविकांत जी, उस जुगलबंदी की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जरा। आज जब संसद में शपथ लेने के लिए आई प्रियंका गांधी, तो राहुल गांधी ने तस्वीरें खींची प्रियंका गांधी की। जरा स्क्रीन पर ले आइए, उन तस्वीरों को देखिए, और यहाँ भाई बहन के प्यार के अलावा
बहुत कुछ दिखाई देता है, एक राजनीति, तस्वीर, तमाम चीजें। जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए जिसकी बात कर रहे हैं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आता हूं। जरा फुल स्क्रीन ले आइए, इन तस्वीरों को देखिए जरा। एक मिनट साइड में stop. Let me also take one. Our action lead. Why? I'm here. No, okay, come. तो ये तस्वीर आप देख रहे थे, राहुल गांधी फोटो खींच रहे हैं जब ये आ रही हैं प्रियंका गांधी शपथ के लिए संसद में, नए संसद भवन में। और आजकल आप जानते हैं पुराना संसद भवन यहाँ सामने आपको दिख रहा हो, और प्रियंका गांधी के पीछे पुराना संसद भवन और नया संसद भवन जो है वो सामने, जिधर वो जा रही हैं। ये तस्वीर है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, जिस जुगलबंदी की आप बात कर रहे थे। ये तस्वीरें क्या डराती नहीं होंगी नरेंद्र मोदी को? ये सीधा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी ढंग से, आप किसी भी ढंग से सरकार पर, सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी राजीव जी, ये तस्वीरें निश्चित रूप से बहुत भयानक रूप से डराती होंगी, और आज सपने में भी डराएंगी। ये सब दिन का ही मामला नहीं है। आज मोदी जी जब सोएंगे, और ऑब्वियस, हालांकि वो सपने बहुत भयानक देखते हैं, वो ये खिलखिलाती हुई तस्वीरें देखने के आदी नहीं है। लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं कि मोदी जी जब अकेले होते होंगे तो किससे बात करते हो, उनके बेचारे की ये समस्या है। यहां बहन भाई है, पूरा परिवार दिख रहा है, और उनके लिए मुस्कुराना सबसे बड़ा संकट है। ये तानाशाहों के लिए होता ही है, ये पूरा इतिहास गवाह है। हिटलर के चेहरे पर आप देख लीजिए, मुसोलिनी से लेकर के जनरल फ्रैंक, इन सबको देख लीजिए, उनको मुस्कुराते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। और जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी को इतना डैमेज करने की कोशिश की, और वो देख रहे हैं कि साहब ये आदमी तो तस्वीर खींच रहा है, तो तकलीफ समझिए आप। ये क्या मतलब, जिसको कहते हैं कुठाराघात होना, ये तो सीधे छाती पर, वो 56 इंच की छाती का क्या हो रहा होगा जरा आप सोचिए। तो न तो इनको मुस्कुराते लोग अच्छे लगते हैं, न एकत्रित लोग अच्छे लगते हैं, न परिवार अच्छा लगता है, न संगठित लोग अच्छे लगते हैं, विपक्ष तो कतई नहीं लगता है। उनको सिर्फ भौंपू बजाने वाले लोग अच्छे लगते हैं कि जब मोदी जी आए तो जैसे राजा महाराजा नहीं आते थे, वैसे ही मोदी मोदी। ये राजतंत्र में तब्दील हो चुका है, देश बचा क्या है अब? एक प्रधानमंत्री एक सामान्य सांसद है, और वो मंत्रियों में प्रमुख है। लेकिन साहब यहां तो ये नेहरू जी के दौर को अगर आप देखिएगा, नेहरू जी के बारे में जब भी किसी ने ऐसी तारीफ की, उन्होंने मना कर दिया कि साहब नहीं, मैं इस देश का प्रथम व्यक्ति मात्र हूं और कुछ नहीं है, इसमें अलग नहीं है। इधर जो प्रधान सेवक हो गए हैं, नेहरू जी का कहना था कि मैं प्रथम सेवक हूं। सारी कॉपी वही, सारे ड्रेस डिजाइन वही। अब मोदी जी के पास कुछ है तो हमला करेंगे वही नेहरू जी पर आजकल राहुल गांधी। अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, मोदी जी कब आएंगे मुझे तो, हालांकि वो कम से कम 3 बार तो चेंज करते ही हैं। तो इन तस्वीरों से चिंता मोदी जी की बढ़ेगी, और मुझे तो लग रहा है पक्का सुबह अगर किसी से बात कराइएगा सपने में क्या देखा मोदी जी ने, तो वो बताएंगे कि यही सारी तस्वीरें आ रही थी, ये जुगलबंदी की। और हम कैसे नहीं कांग्रेस को तोड़ पा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का मोरल क्यों नहीं टूट रहा है? हमने तो सब कुछ कर दिया, निहत्था बना दिया, बैंक में पैसा नहीं है, सड़क पर आदमी उतर करके संघर्ष कर रहा है। तो ये उनकी तकलीफ में है, और ये मुझे लगता है कि इससे जो पीड़ा होती होगी वो पीड़ा आज वो अनुभव कर रहे होंगे। ये जुगलबंदी और ये हंसी भी, मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये हंसी भी जो बेपनाह है उससे भी तकलीफ होगी मुझे। जी बिल्कुल, हंसी और जुगलबंदी दोनों। और यहाँ से इसलिए इस तस्वीर को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संसद के अंदर बहुत कुछ अब आने वाले समय में आप देखेंगे। हालांकि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, मामला जो है वो चाहे संभल का मामला हो, संभल उत्तर प्रदेश, जहां आपने देखा कि क्या स्थिति उत्पन्न हुई, और अभी भी वहां फ्लैग मार्च है, पुलिस वहां गश्तियां लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ संभल के अलावा अदानी का मामला, उस पर भी लगातार
संसद बाधित है, यानी संसद में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अदानी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में 26 तारीख को आखिरी दिन था जब वहां विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 28 तारीख यानी 2 दिन बीत गए। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी आज तक अभी तक वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे ये अभी तक फाइनल नहीं है, और न ही इस पर कोई सुगबुगाहट है, न ही कोई चर्चा ये कि आगे कैसे चलेगा, वो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई होती तो क्या अभी तक इस पर चर्चा नहीं होती कि अभी तक महाविकास अघाड़ी ने अपने मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर उसका चुनाव नहीं किया है। तो बहुत कुछ कैसे एक तरफा चल रहा है राजनीति में, उसको यहाँ पर समझना जरूरी है। एक बार जल्दी से शकील जी आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन सवाल दूसरे जो पहले मैं आपसे बोला भी था। सवाल यह है कि कल 29 तारीख को जब कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी तो दो बातें महत्वपूर्ण ढंग से आप बता रहे थे जिसमें चर्चा होनी है। एक तो ईवीएम को लेकर चर्चा होनी है या चुनाव प्रणाली को लेकर चर्चा होनी है, ईवीएम हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा होनी है, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी बात कि संगठन में सुधार की बात चल रही है, कांग्रेस संगठन में सुधार, क्या कुछ अंदर खाने और चल रहा है? जरा आपसे, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास रहता है, जरा बताइए कि कल की बैठक से क्या निकल के आने जा रहा है और चुनाव सुधार की बात में कांग्रेस कितना यहां सीरियस नजर आती है, क्योंकि अब कल तो जो कुछ आएगा वो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक चूंकि कांग्रेस के अंदर खाने आप बहुत गहरी पैठ रखते हैं, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि क्या कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है चुनाव सुधार को लेकर, ईवीएम को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, पैसे की हेराफेरी को लेकर या पैसे बांटने को लेकर, चुनाव की गतिविधियां और जो भी हैं उन सब को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पहले तो हम आपको ये बताएं कि आपने वो वीडियो दिखा दिया राहुल वाला, तो आज राहुल का फोटोग्राफर जो अचानक जग गया तो हमें राजीव गांधी की याद आ गई। राजीव गांधी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और बड़े अच्छे फोटोग्राफर थे वो, खासतौर से वाइल्ड लाइफ के, नेचर के, सोनिया जी के कई फोटो उन्होंने बनाए हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका के साथ एक बार का वाकया हमें याद आ गया। सोनिया जी थी, जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी तो वो सरिस्का गए हुए थे, हम भी उन्हें कवर कर रहे थे। उन्होंने सारे जितने भी ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें वन्य अभ्यारण्य कहते हैं, जिन्हें रिजर्व, सरिस्का, रणथंभौर, सारे घूमे हैं। तो फोटोग्राफी कर रहे थे जीप में, हम लोगों की जीप भी पीछे थी। बड़ा मुश्किल होता है वहां पे, परमिशन नहीं मिलती है, और खासतौर से जब प्रधानमंत्री साथ में हो, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। तो वहां पे फोटोग्राफी, जब पुराने जो सिस्टम होता था उसमें रील हुआ करती थी। आज तो अभी राहुल ने फोटो खींचा तो वो मोबाइल से फोटो खींचा, मगर राजीव गांधी फोटो खींचते थे कैमरे से, तो उन्होंने रील डाली अपने कैमरे में, और एक प्लास्टिक का बॉक्स जैसा होता था गोल, आज के नए लोगों को नहीं मालूम होगा इसलिए डिटेल में बता रहे हैं हम, आपको तो सब मालूम होगा। तो उन्होंने जीप में कोने में रखा और राहुल उठा के उससे खेलने लगे। छोटे से थे राहुल, 85 के आसपास की बात है ये, और राहुल ने खेलते खेलते उसको नीचे डाल दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने फौरन जीप रुकवाई, राहुल को नीचे उतारा, कहले वो लेके आइए। राहुल गए, उसको लेके आए। फिर उन्होंने राहुल से कहा कि जंगल में इस तरह कोई भी चीज नहीं फेंकते, और जंगल में ही नहीं कहीं भी। ये राजीव गांधी या इस परिवार के तरीके थे। और फोटोग्राफी जो है उनके, प्रियंका गांधी का बड़े सारा संग्रह है पूरा का पूरा राजीव गांधी के फोटोओं का। वो अभी कभी प्रदर्शनी लगाए तो बड़ा दिलचस्प होगा उसको देखना। तो ये हमें याद आ गया इस पे, राहुल के उस पे, कि राहुल ने अचानक कहा कि रुकिए, देखिए वो स्टॉप कर रहे हैं, वो कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था, वो अचानक से उनका फोटोग्राफर जो है जग गया उनका, तो कहे रुकिए, और फिर वो बड़े मजे में फोटो खींच रहे हैं, और उसको उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे, और वहां से वो सारा फोटो लोगों ने उसको उठाया। अब ये जो आपने बताया कल की CWC निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये। जहां तक संगठन का सवाल है तो देखिए, जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उनमें फेरबदल होना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस में अध्यक्ष के बाद, कांग्रेस में देखिए दो ही चीजें होती हैं, एक तो पार्टी अध्यक्ष होता है, वो तो सब करते ही है, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं,
और फिर जनरल सेक्रेटरीज। तो जनरल सेक्रेटरीज अभी तक जो है नहीं बदले हैं। सेक्रेटरीज जो है 70 के आसपास जो है कांग्रेस ने नए सेक्रेटरी बना दिए हैं। इसी तरह जो डिपार्टमेंटों के हेड होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ओबीसी का डिपार्टमेंट है, एससी का डिपार्टमेंट है, मीडिया का डिपार्टमेंट है, खेती किसानी का डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट हैं। तो उनके जो चेयरमैन होते हैं उनको भी चेंज करना है। प्रदेशों के अध्यक्ष का ही मसला है, और प्रदेशों के अध्यक्ष का इसलिए रुका हुआ है, कई प्रदेशों में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, मगर वहां पे जो प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं है, जिला कमेटियां नहीं है। अभी हरियाणा में पूरे चुनाव हो गए, लेकिन वहां पे कई जगह जिलों में कोई संगठन ही नहीं था। संगठन नहीं था का मतलब कि वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीसी जिसे कहते हैं, डीसीसी नहीं थी, ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। तो ये सारे के सारे काम कांग्रेस को करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि संगठन को लेके हमेशा चर्चा होती है कि कांग्रेस का संगठन जो है वो थोड़ा सा एक फॉर्म में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ईवीएम का सवाल, चुनाव सुधार का सवाल, चुनाव में धांधलियों का सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में होगा। इसमें खड़गे जी भी इस पे बोलेंगे, उम्मीद है कि राहुल गांधी भी इस पर बोलेंगे, और बाकी लोग तो बोलते ही हैं। सब अपनी अपनी बारी आने पे इस पे अपना विचार रखेंगे कि कैसे इसके खिलाफ जो है एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें जनता शामिल हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में माहौल पैदा करने की जरूरत है। कांग्रेस तो कर देगी, लेकिन जनता के अंदर जब तक माहौल पैदा नहीं होगा वो बात आएगी नहीं। आज जनता इस बात को लेकर चिंतित है, जनता इस बात को लेकर सवाल कर रही है। तो ये एक बिल्कुल सही समय है कि इस आंदोलन को देशव्यापी रूप में खड़ा किया जाए, और इस तरह किया जाए कि ये एक अंजाम तक पहुंचे। ये कार्यक्रम या आंदोलन या कुछ भी शुरू करके उसको बीच में छोड़ देने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस मुद्दे के लिए किया गया है वो मुद्दा डाइल्यूट हो जाता है, उस मुद्दे की अहमियत कम हो जाती है। तो अब कांग्रेस इस बात को जानती है, और उसके साथ पूरा विपक्ष भी है जो इंडिया गठबंधन है, कि ईवीएम के मुद्दे को, चुनाव धांधलियों के मुद्दे को कमजोर नहीं पड़ने देना है। इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2018 में प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद उदयपुर का जो सम्मेलन हुआ था उसमें तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया गया था ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ियां होती है, क्या होती है। वहां भी ईवीएम का सवाल बहुत जोरदारी से उठा था। और अब जो है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सब तरफ से उठने लगा है। देखिए, एक बड़ी कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए अच्छी बात भी है और एक नई बात भी है ये कि ब्यूरोक्रेट इस सवाल को उठा रहे हैं, आम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, और मीडिया में भी काफी हद तक उठ रहा है, जिसे हम गोदी मीडिया कह देते हैं। वहां पे भी लोग, ऐसा नहीं है, लोगों को दिख रहा है, आंखों के सामने जो है वो दिखाए हुए को लोग नकारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने नौकरी के लिए, अपने जिस जगह काम कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए कर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं बोल भी देते हैं वो। तो ये सवाल अब ऐसा हो गया है कि लोगों को बात हजम नहीं हो रही। न हरियाणा की बीजेपी की जीत हजम हुई, और न महाराष्ट्र की जो है महायुति की जीत उन्हें हजम हो पा रही है। वो कह रहे हैं कि 90% तक स्ट्राइक रेट में बीजेपी इतनी पॉपुलर है, तो फिर 240 पे क्यों रुक गई थी? अगर वो 90% स्ट्राइक रेट ला सकती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात जो है कहीं हजम नहीं हो रही, और इसलिए जो है ये इशू अब ऐसा लगता है कि जनता उठा लेगी इस इशू को, और कांग्रेस का ये आंदोलन बड़ा सफल होगा। एक दूसरी बात हम और कह दें कि जो संसद है वो आज सोमवार से शुरू हुई थी, आज 4 दिन हो गए हैं। एक दिन तो खैर संविधान दिवस था तो उस दिन नहीं हुई, तो एक दिन भी नहीं चल पाई है जी। 3 इशू वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अडानी, मणिपुर और संभल। और इसको लेके विपक्ष जो है लगातार सवाल कर रहा है, और सरकार या आप कहना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी होते हैं दोनों के, वो इन पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी चर्चा उसको होने नहीं दे रहे, और तत्काल जो है दोनों सदन जो है वो स्थगित हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो संसद का अभी यही हाल चलेगा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष जो है अपने इश्यूज पे मजबूती के साथ डटे हुए हैं कि अडानी पर हमें चर्चा चाहिए, मणिपुर पर चर्चा चाहिए हमें, और संभल पे चर्चा चाहिए, और न केवल चर्चा चाहिए, सरकार का हमें जो है जवाब भी चाहिए।
जी राजीव जी। अब जरा प्रशांत टंडन जी, प्रियंका गांधी के इस इलेक्टोरल राजनीति में प्रवेश के बाद इंडिया गठबंधन को कैसे आप देखते हैं? इंडिया गठबंधन में 2 महिला नेता अब बहुत मजबूती से मिल गई हैं। एक तो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का थोड़ा सा ढुलमुल रवैया दिखाई देता था, लेकिन कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी, इन दोनों की एंट्री और बहुत मजबूत एंट्री, यहां से इंडिया गठबंधन कितना धार दे सकता है राजनीति में, सियासत पे, जरा ये बताइए। जी, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए महिला कंस्टिट्यूंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप देखिए सब पार्टियां महिलाओं को लेकर स्कीम और महिला वोटर को एड्रेस करने के नए नए योजनाएं लाती हैं, नए नए वादे लाते हैं। तो महिला वोटर, अब आप देखिए कि बीजेपी के अंदर जो है वो बहुत ताकतवर महिला नेता जो मास बेस वाली हों वो नहीं बची। सुषमा स्वराज से जिनकी अपील थी पैन इंडियन, तो वैसी महिलाएं बीजेपी के पास कम है। और निर्मला सीतारमण बड़े ओहदे पर ज़रूर है, लेकिन वो लोकसभा से नहीं है और वो राज्यसभा से है, और प्लस वो मास लीडर भी नहीं है। उनकी अपील बड़ी लिमिटेड है, उनके राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ से वो आती हैं। तो महिला कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास बहुत से नेता हैं। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 47 सीटें हैं जो एसटी रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, और लगभग 80 सीटों पर ही प्रभाव छोड़ते हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इश्यूज क्या है? एक जैसे इश्यूज हैं। उड़ीसा के इश्यूज क्या है? एक जैसे इश्यूज हैं। जो ये ट्राइबल बाहुल क्षेत्र हैं, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो झारखंड हो, आप देखिएगा कि जो इश्यूज हैं वो कॉमन होते हैं, और इस तरीके से ये महिला नेता या ट्राइबल नेता प्रभाव छोड़ेंगे। दूसरी जो बहुत अहम बात है जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे शकील जी के साथ, वो कांग्रेस की जो कल बैठक होनी है। देखिए, विमर्श के केंद्र बिंदु में जरूर ईवीएम है, हमारे कमेंट बॉक्स भी ईवीएम से भरे पड़े हैं, लेकिन जब बार बार मैं कहता हूं कि इलेक्शन फ्रॉड की कई सारी परतें हैं, अब उसकी एक परत का मैं एक नमूना आपको देता हूं। महाराष्ट्र में कल भी मैंने डेटा कुछ बताया था, अब आज एक और आपको डेटा बताता हूं। महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में महाविकास अघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत की कि 10,000 प्रति विधानसभा 10,000 नए वोटर बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत सारे वोटर काटे जा रहे हैं। अब आप देखिए कि लोकसभा के इलेक्शन 2019 के लोकसभा में नए वोटर जुड़ते हैं महाराष्ट्र में 89 लाख, लगभग 80 लाख। उसके बाद 2024 के लोकसभा में नए वोटर आते हैं 37 लाख। 5 साल में 2019 और 2024 के बीच में नए वोटर जो महाराष्ट्र में जुड़ते हैं वो है 37 लाख। यानी 5 साल में 37 लाख लोग 18 साल की उम्र पार करके मतदान के मताधिकार के योग्य पाए गए और उनके नाम जुड़ गए वोटर लिस्ट में। 2024 के असेंबली इलेक्शन में 47 लाख नए वोटर आ गए। यानी 5 महीने में महाराष्ट्र में 47 लाख लोग 18 साल के ऊपर पैदा हो गए या उसको क्वालिफाई कर गए, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए। 5 साल में 37 लाख और 5 महीने में 47 लाख। ये कहां से आ गए? और अब आप इसी में आप देखिएगा कि जो हार जीत के फासले हैं, जैसे बीजेपी का वोट शेयर, लोक वोट, एक्चुअल वोट
बीजेपी का वोट लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में 32 लाख बढ़ गया जी। महाविकास आघाड़ी का 23 लाख बढ़ गया, महाविकास आघाड़ी का 32 लाख कम हो गया। ये जो जादू कर रहे हैं राजीव कुमार, ये जो हैट में से कबूतर निकाल रहे हैं, ये जो नए मतदाता निकाल रहे हैं, ये कहां से निकाल रहे हैं? क्या ये संभव है? किसी भी प्रकार के लॉजिक से संभव है कि 5 साल में नए मतदाता जुड़े 37 लाख और 5 महीने में जुड़ गए 47 लाख? तो ये बहुत कुछ ईवीएम के अलावा बहुत कुछ जो हो रहा है वो बड़ा फ्रॉड है, एक बड़ा घोटाला जो है सामने आ रहा है। ऐसे अभी आप मनी ट्रेल की बात कर रहे थे, मनी ट्रेल केवल बड़ा पैसा करोड़ रुपया का मामला नहीं है, मनी ट्रेल जाती नीचे तक, और वो इसी मतदाता सूची को प्रभावित करने में खर्च होती है। नए मतदाता कौन आते हैं? वहां एफआईआर हुई है कि फर्जी आधार कार्ड के को दिखाकर मतदाता जोड़े गए जी। ये हो रहा है और एक विमर्श पैदा किया जाता है कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की तरफ से कि आरएसएस 24 घंटे काम करती है। ये काम होता है? आरएसएस 24 घंटे नहीं काम कर रही है, राजीव कुमार काफी ज्यादा काम कर रहे हैं जी। चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन जो है वो गंभीरता से पूरे इंडिया गठबंधन को लेना चाहिए। और एक आखिरी बात, यह आंदोलन किसकौन करेगा, किसको करना चाहिए, और यह आंदोलन क्या, ये जो इलेक्टोरल रोल्स में घोटाला है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, किनके नाम काटे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश नाम वंचित समाज के से आने वाले लोगों को कटते हैं जी। अधिकांश नाम मुसलमानों को कटते हैं। इन दो वर्ग को टारगेट किया हुआ है कि अगर नाम काटने हो तो इनके जो है वोट काटो। दलित, ओबीसी, मुसलमान, इनके नाम बड़े पैमाने पर काटे जाते हैं क्योंकि ये एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। अब आप सोचिए, अगर नाम कट गए वंचित समाज के तो राहुल गांधी का 50% आरक्षण देने का नारा या जाति जनगणना का वो तो ढह जाएगा, क्योंकि जिनको उन वादों पर वोट देना उनके नाम ही नहीं है। हम लोग जब राजीव जी जाते हैं कहीं, महाराष्ट्र जाते हैं या हरियाणा जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, हम चाय की दुकानों पे, सड़क पे, खेत खलिहानों में बात करते हैं, तो हम जिससे बात करते हैं उसके आधार पे हम राय बनाते हैं, लेकिन जिससे बात कर उसका तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में जी। वोटर लिस्ट में तो अदृश्य लोग हैं, तो अदृश्य लोग को हम कहाँ ढूंढ पाएंगे? इसलिए बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है राजीव जी। बिल्कुल, एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और आंदोलन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट सामने लाने की ज़रूरत है। आंदोलनरत तो कई लोग जंतर मंतर पे दिखाई देते हैं प्रशांत जी, कई लोग 10-10 साल से बैठे हैं। सड़क पे निकल के सिर्फ आ जाना मात्र नहीं है, इसको एक अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें विपक्ष कितना मजबूत नज़र आएगा वो समझेंगे हम कल जब CWC की बैठक होगी। लेकिन CWC की बैठक और उन सबसे पहले आज तारीख 28 नवंबर, और आज का दिन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आज एक मंच पे इधर प्रियंका नजर आई तो उधर कल्पना सोरेन भी नजर आए, और ये दोनों महिलाएं नजर आईं, और इसलिए यहाँ इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत है इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। आपको भी लगता है क्या प्रकाश जी कि जिस लड़ाई में अब इंडिया गठबंधन कूद रहा है, ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, एक विश्वास वाली लड़ाई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव हम बहुत ईमानदारी के साथ करवा रहे हैं, चुनाव आयोग का कहना है, राजीव कुमार का कहना है कि बहुत ईमानदारी से हम चुनाव करवा रहे हैं, पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन विपक्ष हार जाता है, जहां जीतता है उसके बारे में कुछ नहीं कहता, और जहां हार जाता है वहां का रोना, ईवीएम का रोना रोने लगता है। यहां पर एक बहुत
कहें तो एक बारीक सी लाइन दोनों जीत और हार के बीच है, लेकिन ये जो बारीक सी लाइन है, इसी लाइन को हम मोटे होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि जो खाई है विश्वास की, अविश्वास की कहें तो वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम विपक्ष का ही होगा, क्योंकि विपक्ष को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। अब जबकि प्रियंका गांधी भी इस मुहिम में जुड़ चुकी हैं, प्रियंका गांधी अब चुनी हुई सांसद हैं, इसलिए भी कह रहा हूं, अब कितना धार देते हुए ये दिखाई देंगी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का कुनबा और मजबूत हुआ है। अब पूरी सेंचुरी है कांग्रेस की अपनी, संसद के अंदर 100 सांसद इनके हैं, संसद के अंदर हैं, और उसके अलावा 2 और हैं, तो 102 हैं टोटल। कितनी मजबूती के साथ और कैसे इस जिम्मेदारी को, जहां विश्वास की खाई को पाटा जाए। राजीव जी, पहले मैं बात करूं प्रशांत जी ने जो बात कही उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रशांत जी की बातों में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग ने कहा कि 66.05% वोट हुए और अंतिम वोट डाले गए, कुल वोट डाले गए थे 6,40,88,195, 6,40,00,000। और जो वोट गिने गए वो गिने गए 6,45,92,508, यानी 5,04,313 वोट ज्यादा गिने गए। आप बताइए कि वोट पड़े हैं कम, 6,40,00,000 पड़े हैं, आपने गिनेंगे 6,45,00,000, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें क्या। और 5 लाख वोट ज्यादा गिन लिए पूरे महाराष्ट्र में। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम थी। ये बात महत्वपूर्ण है कि 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जो वोट गिने गए और जो वोट डाले गए वो संख्या कम थी, और 280 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से ज्यादा थे। 1-2 जगह गड़बड़ी हो सकती है, 2-4 वोटों की गड़बड़ी हो सकती है, 1,500 वोटों की करोड़ों का मामला है, लेकिन 5 लाख वोट अगर कम ज्यादा होते हैं तो ये वाकई चिंता की बात है कि क्या हमारा चुनाव आयोग ऐसे ही काम करता। और ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के हैं, मैंने वोट नहीं गिने, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा है, यानी लोगों ने वोट डाले उससे 5 लाख लोग ज्यादा वोट गिनेंगे। और चुनाव के नतीजे आप देखिए, कहीं 1,000 वोटों से है, कहीं 2,000 वोटों से है। तो इससे इस शंका पे बहुत बल मिलता है कि चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम नहीं किया या पारदर्शिता उसने नहीं दिखाई कि आखिर इतने 5 लाख ज्यादा वोट डले कैसे। ये बहुत ही शंका की बात है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस मुद्दे को जिस तरह से उठाती है, हमेशा कई बार हमने देखा चुनाव में कि कांग्रेस के नेता, खासकर दिग्विजय सिंह और कई नेता कहते हैं कि ईवीएम ने गड़बड़ी की, मतदान में गड़बड़ी हुई। लेकिन यह मौका है जब कांग्रेस एक साथ आकर एक लक्ष्य लेकर चले कि हमें चुनाव में यह सुधार करना है, हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, और इंडिया गठबंधन की और पार्टियां भी इसमें साथ में आएंगी, तो हो सकता है कि ये ईवीएम का फंदा कट जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे चुनाव आयोग की जय जयकार दुनिया में होती है, करवाई जाती है, वो बड़ी देखने लायक बात है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के खास सिपह सालार कहते कि देखिए भारत में तो करोड़ों वोट गिन लिए, लेकिन हम अमेरिका में 1.5 करोड़ वोट भी गिन नहीं पा रहे हैं कुछ 1-2 राज्यों में। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए कि हमें इस दिशा में काम करना है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ साफ एक लाइन खींचनी होगी। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ एक बहुत मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? और कई बार ईवीएम पे चर्चा हुई है और फिर एक बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, कल सीडब्ल्यूसी में बैठक होगी, बातें होंगी। आपको लगता है कि ये इस बार गंभीरता है? देखिए राजीव जी, लगता तो है, और ये भी लगता है कि डीवी लाइव लगातार जिस बात को उठा रहा है वो बात कम से कम अब गई है वहां तक, क्योंकि हम लोग कोई पहली बार ये बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
2-3 साल से लगातार इन आशंकाओं पर बातचीत चल रही है और भी तमाम प्लेटफॉर्म पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा इंतजार किया और चीजों को समझा, और वो एक राजनीतिक दल है तो बहुत सारी चीजें उनको समझ करके भी चलनी पड़ती हैं। तमाम और विपक्ष के लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको चलना है। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, और उनका कहना इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है और बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और उनका ऐलान कि अब हमें सड़क पर एक भारत जोड़ो यात्रा की तरह आना पड़ेगा, आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि सत्ता पक्ष में अब ऊटपटांग बयान नहीं आया कि हार गए इसलिए ईवीएम करो ना, थोड़ा सा वहां लगा कि हाँ कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये खड़गे साहब की जो बात है वो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर बात है, और निश्चित रूप से बैठक के बाद ही ये बात आई होगी। अचानक खड़गे जी ने इस बात को नहीं बोला है, कुछ राय मशवरा हुआ होगा पार्टी के भीतर भी, विपक्षी जो दल है उनके साथ भी ये राय मशवरा हुआ होगा, और बिना इसके अब संभव भी नहीं है कि राजू जी ये पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि जहां आम नागरिक, आम वोटर के मन में भी आशंका हो, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन आम वोटर भी आज ये कहता है कि आप वोट कहीं डालेंगे लेकिन जाएगा वहीं। कुछ लोगों ने तो ईवीएम का नाम रख दिया है कि ये कमल प्रिंटिंग मशीन है, इसमें जो भी जाता है वोट वो केवल कमल को जाता है। जब आम आदमी की अपनी भाषा होती है, तो आम आदमी की भाषा में जब ये सवाल होने लगे हैं कि साहब ये ईवीएम नहीं है, ये तो कमल प्रिंटिंग मशीन है, तो ये चुनाव आयोग को समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा अब गर्त में नहीं है, वो चली गई है पूरा नीचे, रसातल में चली गई। अगर उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी है और सत्ता पक्ष को जो थोड़ा बहुत बचा है, अगर उसको थोड़ा बचाना है और लोगों के विश्वास को कायम रखना है, तो उनको आना ही पड़ेगा इस मुद्दे पर खुलकर, वरना आप संविधान के सामने केवल माथा नवाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, उससे नहीं होगा। ये 75 और 80 साल के बाद का भारत है, 75 साल हो गए हैं संविधान को। इस देश में एक बड़ा मिडिल क्लास दलितों के बीच से, पिछड़ों के बीच से, आदिवासियों के बीच से निकल करके आ गया है, और वो इस बात को, माइनॉरिटी के बीच से, वो इस बात को जानता है कि अगर उसका वोटिंग राइट चला गया तो उसके मायने क्या होंगे। आज जहां वो इस देश का मालिक है, और राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, तो जो दलित जिसको 3000 साल 5000 साल के बाद पहली बार ये असर्ट करने का मौका मिला कि उस फ्रीडम है, उसे उसका राइट है, और पिछड़ा हो वो अपनी भागीदारी को लेकर के आज अगर बात हो रही है, तो वो उसकी वजह क्या है। या मोदी जी को भी अचानक अपने चेहरे पर वो ओबीसी का नकाब लगाना पड़ता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही वोटर राइट है। ये भी अगर चला गया तो फिर बचेगा क्या? अब यहां पे क्या है, ये पूरा आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, छद्म ऊपर चीजें दिखती नहीं, अंदर से उसको खोखला कर दिया जाए, यही हो रहा है संविधान के साथ, और यही हो रहा है आपके तमाम राइट्स के साथ, जो वंचित समाज है जिसकी तरफ इशारा प्रशांत जी ने किया। लेकिन वो मैंने कहा ना कि एक मिडिल क्लास उभर करके आ गया, और वो इसको बड़ी पैनी नजर से देख रहा है, बहुत गंभीरता से देख रहा है। अगर ये नहीं होता है, इस पर आंदोलन खड़ा हो और चुनाव आयोग नहीं मानता है और सत्ता पक्ष थिथराई करता है, तो उनको ये डर होना चाहिए कि ये वर्ग अगर आ गया और विदाउट एनी लीडरशिप आ गया, तब क्या होगा। जिसके हाथ से मानव होने का अधिकार जाएगा, तो वो क्या करेगा? तो वो सड़क पर खड़ा होगा, और फिर जो करेगा वो शायद स्थिति नहीं है, इस देश में बननी भी नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि खड़गे जी ने एक समय के साथ लिया कि लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझ करके और सड़क पर उतरा जाए, एक नेतृत्व दिया जाए जो लोग चाहते हैं, और उसी की परिणति हम लोग इसमें देखेंगे।
मतलब खड़गे जी का ऐलान जो है वो वास्तविक ऐलान है और इस घोषणा के साथ ही इतना तय है कि ये एक आंदोलन में तब्दील होने वाला है, जहां चुनाव सुधार की बातें होंगी, जहां ईवीएम की बात होगी और ईवीएम का विरोध होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, ईवीएम से नहीं। लेकिन बात बैलेट पेपर की हो या ईवीएम की हो, बैलेट पेपर से ईवीएम आया, ईवीएम में वीवीपैट को लगाया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर ये नहीं होता है तो आप किसी भी ढंग से चुनाव करवाइए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें लोचा रहेगा, यानी कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें आएंगी जो सवाल खड़े करेंगे, ये आप तय मानिए। जरा क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, एक तरफ प्रियंका गांधी का पदार्पण, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को हम लोगों ने देखा दूसरी बार लगातार सीएम की कुर्सी ले रहे हैं 5 साल के बाद, फिर से अगले 5 साल के लिए, और तमाम चुनौतियों, घुसपैठियों और तमाम बातों को लेते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा नफरत फैलाते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर रोटी छीन रहे हैं, बेटी छीन रहे हैं की बात करते रहे, शिवराज सिंह चौहान वहां रहे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां इनके पक्ष में नहीं गई, ये सबसे बड़ी चीज़। लेकिन महाविकास आघाड़ी वहां पर ये स्वाद नहीं चख पाया, यानी जीत नहीं पाया महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में। ये दो चीज़ें यहाँ पैरेलल दिखाई देती हैं। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन सब के बीच प्रियंका गांधी का इसी चुनाव में, उपचुनाव में जीत कर आना, और यहाँ से एक नई तस्वीर संसद से दिखाई देती है। उसी तस्वीर की चर्चा शुरुआत से आखिर तक, और यहीं से क्लोज करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन और ऐसी चीज़ें जहां पर चुनाव में पारदर्शिता की कमी नजर आती है, कितना यहां उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए राजीव जी, अब काफी महत्वपूर्ण रोल प्रियंका गांधी का हो जाता है। और ये जो आंदोलन ईवीएम किया या चुनाव सुधारों को लेकर ईवीएम के खिलाफ कह लीजिए उसको, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ कह लीजिए, जो भी आंदोलन खड़ा होगा उसमें भी उनकी एक भूमिका तय हो जाती है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, कि अभी तक प्रियंका गांधी अगर कुछ बोलती थी तो वो कांग्रेस की महासचिव है, और कई महासचिव हैं जैसे केसी वेणुगोपाल भी बोल देते हैं, उसी तरीके से लिया जाता था कि प्रियंका गांधी भी ऐसी बोल रही है जैसे केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जो है वो अब कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसमें शामिल है, और बाकायदा अब वो माननीय है, यानी वो संसद सदस्य भी हैं। और इसके साथ अब प्रियंका जो बोलेंगी तो प्रियंका के बोलने में अब कांग्रेस की एक पॉलिसी भी दिखाई देगी, और वो बात ज्यादा गंभीरता से ली जाएगी। और प्रियंका जो अब अपील करेंगी वो अपील भी अब ज्यादा गंभीरता के साथ ली जाएगी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उसमें भी एक नई तरीके की ऊर्जा का संचार होगा। और जाहिर सी बात है कि इन मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू होने की बात हो रही है, हालांकि वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि उस आंदोलन की शुरुआत आज हो चुकी है। पुणे में बाबा आघार जो 94 साल के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनका कहना है कि 1952 से लगातार वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे और चुनाव आप नजदीक से देखते रहे, और उन्होंने आज से 3 दिवसीय अनशन की शुरुआत की, आत्मक्लेश उसको उन्होंने नाम दिया। और उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा चुनाव में जितना महाराष्ट्र के इन चुनाव में देखा गया। और ईवीएम मशीनों के जरिए जिस तरीके से और चुनाव आयोग के जरिए जिस तरीके से सब कुछ हुआ है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। और उनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री वो अडानी को लेकर भी विदेश से भी जो उनका बचाव करते रहे। तो यानी ये आंदोलन की अब एक तरह से कहा जाए शुरुआत हो गई है, जन आंदोलन के रूप में बदलना है। प्रियंका गांधी का इसमें योगदान ये होगा कि राहुल गांधी पॉलिसी की बात करेंगे, राहुल गांधी मोदी जी को सीधे सीधे घेरेंगे, जनता के बीच जाएंगे भी, लेकिन प्रियंका गांधी की जो एक अपील है, जनता के बीच अपील है, वो शायद कुछ ज्यादा है। तो ये आंदोलन को, मतलब इसे को जन आंदोलन में बदलने में एक मदद प्रियंका गांधी से मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही ज़रूरत भी है कि एक जन आंदोलन में ये पूरा का पूरा, यानी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो यहाँ तब्दील हो। ना सिर्फ ईवीएम बल्कि पूरी प्रक्रिया की बात है, और जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम तो एक टूल मात्र है, अगर टूल किट की बात करते हैं तो टूल मात्र है ईवीएम, और इसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक अलग अलग फेजेज में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां बहुत हैं। उन गड़बड़ियों को सुधार ले चुनाव आयोग बेहतर होगा, वरना यहाँ अगर आंदोलन की स्थिति आती है, देश की जो जनता है वो आंदोलित हो जाती है, तो फिर चुनाव आयोग के लिए काफ़ी मुश्किल होगा आने वाले समय में। ऐसी मैं
देखता हूं, अभी तक जो होता आया है उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत जी आपका, अमलेंदु जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी, शकील जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभय माथुर जी हैं, वी नीड बैलेट पेपर कह रहे हैं इन द कमिंग इलेक्शन, और लियोनारा फिनर्टी हैं हमारे साथ में, रिगार्ड्स द कम्युनल डिसहार्मनी की बात कर रहे हैं, और फिर डिसहार्मनी की मयंक शर्मा जी हैं, लिख रहे हैं कि भारत के सकारात्मक लोगों को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पॉजिटिव पीपल्स ऑफ इंडिया। श्रीकांत जे भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सोना राम जी बने हुए हैं, ओम प्रकाश जी बने हुए हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी बने हुए हैं हमारे साथ में, ओमर भाई बने हुए हैं, छोटू जी बने हुए हैं हमारे साथ, ज्योति जी हैं गुड नाइट लिख रही हैं, वीयू भी गुड नाइट लिख रहे हैं, और ऐसे ही हमारे साथ गणेश कुमार जी बने हुए, वेरी नाइस, डीबी लाइव टीवी चैनल जिंदाबाद लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राजू कुमार जी लिख रहे हैं, जब किसी का जन आधार ईवीएम की चुनाव प्रणाली से मजबूत है तो बैलेट पेपर से भी मजबूत रहेगा, उन्हें तो सीना ठोक कर कहना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से चुनाव हेतु तैयार हैं। बिल्कुल राजू जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसे ही शकीर भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं, शकीर भाई और शाहिद नईम साहब हैं, सभी दोस्तों पैनलिस्टों को और शुभ रात्रि कह रहे हैं। असलम जी अच्छी चर्चा के लिए दिली मुबारकबाद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। राजीव शर्मा जी भी हैं, आज़ाद परिंदा हमारे साथ हैं, जावेद खान साहब हैं, और बुलंदियों पर पहुँचे दिल से दुआ है डीबी लाइव के लिए लिख रहे हैं जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा जी हैं हमारे साथ, प्रीतम दुग्गल साहब हैं, कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं प्रीतम दुग्गल साहब, ज्योति जी भी हैं हमारे साथ में, मोहित के भी हैं, लव यू डीबी लाइव जी लिख रहे हैं, लव यू टू मोहित जी, मोहित के जी, और अजय खंडेलवाल साहब हैं, नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। असलम जी गुड नाइट लिख रहे हैं, अरमान खान साहब सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम आपको अरमान खान साहब। तिलक राज साहब गुड नाइट, श्री किरण जे, ज्योति जी, दान सिंह वर्मा साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, और सुजान साहू साहब भी हैं, इंडिया कब जीतेगा पूछ रहे हैं, जुबेर भी हैं, सब होगा, और जमालुद्दीन साहब भी हैं, और अशोक यादव जी नमस्कार लिख रहे हैं, और ऐसे ही वरुण कुमार और नूरी फातिमा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज झारखंड में सरकार बन गई लिख रही हैं, और नूरी फातिमा, आज़ाद परिंदा भी हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, और ऐसे ही तमाम साथियों। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन कल का भी, क्योंकि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, और उसमें फैसला होगा कि ये आंदोलन कब शुरू करना है, ईवीएम के खिलाफ या चुनाव प्रणाली पर जो आंदोलन होने जा रहा है, इस आंदोलन को कौन लीड करेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ऐलान किया था, घोषणा की थी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, वैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, यानी राहुल गांधी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया चेतन तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डीबी लाइव माय फेवरेट चैनल लिख रहे हैं चेतन जी, और CR यादव जी। तमाम दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।